हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है न्याय। आज हम न्याय पे बात करेंगे। इससे पहले हमने स्वतंत्रता समानता पे आपको विस्तार से बताया था। आज न्याय के विषय में बात करेंगे। वैसे तो सुनने में ये बहुत ही कॉमन सा शब्द लग रहा होगा, न्याय। आप सभी सोचते होंगे कि अरे न्याय तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन आपके राजनीति विज्ञान विषय में न्याय को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो आपके आसपास घट रही वर्तमान समय की, अतीत की और भविष्य में होने वाली घटनाओं का संबंध इन सभी विषयों से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा करेंगे, यानी राजनीति विज्ञान के जो चिंतक रहे हैं प्राचीन समय के, वर्तमान समय में, उन सभी के नज़रों में, दृष्टिकोण में न्याय क्या था। स्टूडेंट, पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शन में न्याय की धारणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, न्याय न केवल राजनीतिक चिंतन बल्कि नैतिक चिंतन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ प्लेटो की जो प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य विषय था वो न्याय की प्रकृति और उसके जो निवास की खोज है वही है। ठीक है, तो रिपब्लिक में उनके इस न्याय की धारणा को इतना अधिक स्थान मिला हुआ है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है कंसर्निंग जस्टिस रखा गया, यानी कि न्याय से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आपको समझ में आई कि अगर हम न्याय के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत प्लेटो से होती है, उनकी ग्रंथ रिपब्लिक से होती है, और साथ ही साथ रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है कंसर्निंग जस्टिस रखा गया, यानी न्याय से संबंधित। स्टूडेंट, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं किया था बल्कि नैतिक अर्थ में किया था। उनके जरिए न्याय शब्द का जो प्रयोग है वो लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया था। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव का प्राकृतिक मांग है। तो प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करते हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, या इसे हम राज्य से संबंधित न्याय भी कह सकते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एक कानूनी सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया था। ये मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ ताकि आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि उनका जो मतलब न्याय का कॉन्सेप्ट था वो नैतिक सिद्धांत पे था, नैतिकता पर आधारित था, ना कि कानून पर। ठीक है, तो प्लेटो के जैसे अरस्तु ने भी राज के लिए न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा जो है प्लेटो से एकदम अलग रखी। अरस्तु ने न्याय के दो भेद बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। इन दोनों को समझिए। पहले आप माइंड में ये रख लीजिए कि प्लेटो का जो न्याय था वो नैतिक था और अरस्तु ने दो न्याय रखे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। ऐसे आप जब पढ़ते हैं तो आपने ये वितरणात्मक न्याय समझा, बार बार क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे कि वितरणात्मक न्याय, प्लेटो ने वितरणात्मक न्याय की धारणा प्रतिपादित की, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे, आप इस चीज़ को समझिए कि वितरणात्मक न्याय है क्या, सुधारात्मक न्याय है क्या। पहले हम इसके अर्थ को तो समझें। तो वितरणात्मक न्याय का मतलब ये है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति जो है वो नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के लिए की गई सेवा के अनुसार हो। समझ में आया? वितरणात्मक न्याय का मतलब उन्होंने रखा कि राजनीतिक पद को पूरा करना नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के लिए की गई सेवा के आधार पर होना चाहिए। ये हो गया वितरणात्मक न्याय, यानी योग्यता के आधार पर उनको पद का वितरण किया जाए। अब बात करते हैं सुधारात्मक न्याय की। तो सुधारात्मक न्याय क्या है? उसका मतलब ये है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ संबंधों को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। स्टूडेंट, लेकिन पुराने और नए धारणा में, न्याय की धारणा में थोड़ा अंतर है। प्राचीन युग में जहाँ न्याय को नैतिक नज़रिए से देखा जाता था, वहीं मध्य युग के अंत और आधुनिक युग में न्याय को कानूनी नज़रिए से देखा गया। उसको कानूनी नज़रिए से उसकी विवेचना की गई है। तो प्राचीन युग में प्लेटो और अरस्तु के जरिए न्याय को नैतिकता के आधार पर देखा गया था और आधुनिक युग में इसको कानून के आधार पर देखा जाता है।
अब बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की स्थिति। स्टूडेंट, भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को बहुत महत्व दिया गया। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, सोमद्वय, इन सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतनों की ये विशेषता रही कि उन्होंने पुराने समय में, प्राचीन युग में न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके। तो इस संबंध में मनु और कौटिल्य के जो विचार हैं उनको जरूर समझना चाहिए। मनु ने बहुत ही दूरदृष्टि को देखते हुए कहा कि उन्होंने पुराने समय में ही कहा कि विवादों की वो दो श्रेणियां जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है, मनु ने न्याय के निष्पक्षता और सत्यता पर भी बल दिया। एक जगह पर वो लिखते हैं कि जिस सभा यानी कि न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट, कौटिल्य जो है वो समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उनका विचार है कि जो राज अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और असामाजिक तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो तरीके के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो तरीके के न्यायालय का उल्लेख किया, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। आप जिन्हें वर्तमान में दीवानी और फौजदारी न्यायालय कहते हैं, ये लगभग उसी के समान समझा जा सकता है। ठीक है, तो उनके द्वारा न्यायिक संगठन और प्रक्रिया का भी बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने समय में भी न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला था और आधुनिक युग में भी। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस समझते हैं। न्याय का कॉन्सेप्ट क्या है, न्याय की धारणा क्या है। स्टूडेंट, न्याय समाज दर्शन की ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन शुरू से ही विचार करता रहा। इतिहास में न्याय बहुत ही अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आई। कभी उन्हें कहा गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो कभी ईश्वर की इच्छा और कभी पूर्व जन्मों के कार्यों का फल भी कहा गया। लेकिन आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ साथ समन्वय भी स्थापित हो। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि न्याय की धारणा के दो आधार हम मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता। स्टूडेंट, स्वतंत्रता और समानता पे हमने विस्तार से लेक्चर दिया है, आपकी अच्छे से क्लास इसमें हमने ली है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके स्वतंत्रता और समानता को पढ़ सकते हैं। तो न्याय की धारणा के दो आधार हैं, स्वतंत्रता और समानता। अब हम न्याय के जो अलग अलग रूप हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो परंपरागत रूप में जैसे कि हमने बताया, प्लेटो और अरस्तु के समय में न्याय जो है नैतिकता पर आधारित था। ठीक है, तो न्याय की जो है दो धारणा ही प्रचलित है। कौन कौन सी? परंपरागत रूप में न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत ज़्यादा विस्तार पा लिया है, बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। तो आज कानूनी और राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गई। ये चीज़ आप समझिए, परंपरागत रूप न्याय दो रूपों में थे, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज आपका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्याय है। ठीक है, चलिए बारी बारी से थोड़ी थोड़ी बातें हम इन पे ज़रूर करेंगे। नैतिक न्याय क्या है? परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया गया। स्टूडेंट, नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक तरीके से संचालित करते हैं। इस नियम के अनुसार होता है तब तक वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है, कब तक प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही इन्होंने नैतिक न्याय बताया है। जैसे उसमें से कुछ तत्व शामिल किए उन्होंने नैतिक न्याय के अंतर्गत: सच बोलना, दया, प्राणियों के लिए दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना, वचन का पालन करना, उदारता, दान का परिचय देना। नैतिक न्याय और नैतिकता एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें कुछ भेद भी है। जैसे नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप लिए हुए है। तो नैतिक न्याय जो है
वो आपके परंपरागत रूप से लेके आज भी वो वर्तमान में हमारे साथ हैं। नैतिक न्याय भी है। मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप इस थ्योरी को पढ़िए तो आप आसपास इस चीज़ को महसूस करिए। तो नैतिकता आज भी है, नैतिक न्याय भी आज भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कानूनी न्याय की। तो राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और कानूनी भाषा में सभी कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय की धारणा को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कानून का निर्माण यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून जो है न्याय उचित होने चाहिए, और कानूनों को लागू करना यानी बनाए कानून को न्याय उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कानून को न्याय उचित ढंग से लागू करने का मतलब जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। फिर आता है आपका राजनीतिक न्याय। तो स्टूडेंट, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आप ये सारी चीज़ें जानते हैं कि राजनीतिक न्याय को पाने के लिए ज़्यादातर ये आपका जो न्याय है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। राजनीतिक न्याय को पाने के साधन है मत अधिकार, वयस्क मत अधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन, इन सभी की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद मिलना, ये सभी चीज़ें जो है वो आपकी राजनीतिक न्याय की धारणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरीका का भेद ना माना जाए। हर इंसान को आत्म विकास के लिए अच्छा अवसर मिले, और सामाजिक न्याय की धारणा में ये बात भी है कि अच्छे जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका सामाजिक न्याय। अब बात करेंगे आर्थिक न्याय की। तो आपका जो आर्थिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का मतलब पूरी तरीका से आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस तरीके की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो हम समझते हैं आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो। जैसे कुछ धनी मानी व्यक्तियों के जरिए अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। तो इसमें ये बात भी शामिल है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आर्थिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना जरूरी है। आपके सिलेबस में अर्नाल्ड ब्रैचेट के भी न्याय के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो इनको भी समझते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रमुख अर्नाल्ड ब्रैचेट के द्वारा उनकी बुक जो है पॉलिटिकल थ्योरी में न्याय के सिद्धांत को विस्तार से बताया गया है। उनका कहना है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है, और ये तो एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसके कई तले हो। स्टूडेंट, न्याय के विषय में जो धारणा है या तो सभ्य जीवन की परंपरागत संस्थाओं पर आधारित होती है या परंपरागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। पहली स्थिति में उसे परंपरागत न्याय और दूसरी स्थिति में उसे अपरंपरागत न्याय कहा जाता है। अर्नाल्ड ब्रैचेट ने न्याय को दो रूपों में समझाने की कोशिश की। पहला है ट्रेडिशनल जस्टिस और दूसरा है ट्रांस ट्रेडिशनल जस्टिस। तो परंपरागत न्याय और अपरंपरागत न्याय के जरिए इन्होंने न्याय को समझाने की कोशिश की। ब्रैचेट के अनुसार सबसे पहले हम परंपरागत न्याय को समझेंगे। तो न्याय की परंपरागत धारणा जो है वो रीति रिवाज, प्रथा और परंपरा पर आधारित होती है, और ये उनका मूलभूत संस्थाओं को स्वीकार करती है जो हमारे दैनिक जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की मूलभूत संस्था या प्रथाओं में जो हैं वो समाज में निम्न 5 रूपों में है, जैसे एक पत्नी विवाह प्रथा, प्रजा, निजी संपत्ति, पैतृक धन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था और समझौता करने की स्वतंत्रता और समझौते की बाध्यकारिक शक्ति। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रैचेट ने परंपरागत न्याय भावना में जो तत्व शामिल किया उसमें उन्होंने पहला कहा व्यक्ति ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक ढंग से परंपरागत संस्थाओं को अपने तर्क में स्वीकार करता है। दूसरा उन्होंने बताया व्यक्ति इनका प्रयोग क्रमिक तर्क और पूर्व कल्पनाओं को
पाने के लिए करता है। तीसरा उन्होंने बताया कि ये निश्चितता और औचित्य बनाए रखने वाले नियमों और विनियमों को स्वीकार करता है। वो इन संस्थाओं की आलोचना के विरुद्ध तर्क करता है। ठीक है। दूसरा है अपरंपरागत न्याय। जब हम न्याय के परंपरागत संस्थाओं को स्वीकार करने की बजाय उनकी अपने नज़रिए से आलोचना करने और मूल्यांकन करते हैं, तब हम अपरंपरागत न्याय की धारणा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर निश्चित और पहले से चली आ रही परंपरागत संस्थाओं से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है और इनकी आलोचना न्याय के संबंध में अपनी धारणा और विश्वास के आधार पर करता है। तो इस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग मूल्य न्यायपूर्ण है। उदाहरण के लिए बताया उन्होंने कि उपयोगितावादियों के लिए प्रमुख न्याय मूल उपयोगिता है, तो समाजवादियों के लिए समानता। तो हर दल अपनी विचारधारा के अनुसार मुख्य न्याय मूल्य रखता है और इस तरीके से कौन सा न्याय मूल्य ठीक है निश्चित कर पाना बहुत ही कठिन है। तो इस तरीके से बर्चेट ने परंपरागत न्याय और अपरंपरागत न्याय के जरिए हमें न्याय को समझाने की कोशिश की। फिर अब अगला टॉपिक है हमारा न्याय के सार्वलौकिक और स्थित आधार तत्व। स्टूडेंट, न्याय क्या है? ये बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के अपने विश्वास और अपनी धारणा पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान हैं, शामिल हैं और जिन्हें न्याय का आधार तत्व कहा गया है। ब्रैचेट के बुक पॉलिटिकल थ्योरी में इन आधार तत्वों का उल्लेख इन माध्यमों से किया गया। यानी उन्होंने न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व 5 बताए। पहला बताया सत्य, दूसरा बताया मूल्यों के आधारभूत क्रम की समानता, तीसरा उन्होंने बताया कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार, चौथा उन्होंने बताया स्वतंत्रता और पांचवा उन्होंने बताया प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्चेट के अनुसार न्याय के कौन कौन से आधार तत्व हैं, तो चारों दे सकते हैं या 3 दे के उपयुक्त सभी, या ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं। इनकी बुक का नाम था पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इन्होंने इसके विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन बनते रहते हैं मैं वो भी आपको बताती रहती हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय का संबंध क्या है। अब ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि न्याय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और अलग अलग पक्षों वाला कॉन्सेप्ट है। उदारवाद, रूढ़िवाद, मार्क्सवाद और सुधारवाद, ये सभी नज़रियों से न्याय पर विचार किया जाता है और हर विचारधारा उसकी एक नई व्याख्या हमारे सामने ला के रख देती है। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है और इसी नज़रिए से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव भी हो सकती है। इस बात की संभावना है कि स्वतंत्रता के अलग अलग पक्षों के बीच किसी भी तरीके के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और न्याय और समानता ये एक दूसरे के पूरक ही माने जा सकते हैं। न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच ही सामंजस्य पैदा करता है, बल्कि अलग अलग सिद्धांतों के बीच भी सामंजस्य पैदा करने का एक साधन माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा इस टॉपिक का स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों हमने अलग अलग पढ़ाने के बाद फिर आज आपको इसको एक साथ भी कंपेयर करके आपको बता दिया। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा कानून। अब हम अगले टॉपिक में कानून पे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप कहीं भी हो, घर बैठे क्लास कर सकते हैं। हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ये क्लासेस स्पेशल गर्ल्स के लिए हैं जिनके आसपास ऐसी सुविधाएं नहीं है या उनके पास समय की कमी है। तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें और आप घर बैठ के, कहीं भी हो, आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकती हैं, अच्छे से आप क्लास ले सकती हैं। साथ ही साथ PGT, TGT, नेट, इन सभी चीज़ों की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट करिए, हो सकता है कि हमारी छोटी सी मदद आपकी सफलता के लिए सहयोगी और उपयोगी सिद्ध हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए कितना उपयोगी है। धन्यवाद।